जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। एक और बार आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशंस विद कर्नल में। आज हम आपके समक्ष लाए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। ये भारतीय सेना के सर्विंग जनरल हैं और शायद पहली बार है कि एक सर्विंग जनरल एक पॉडकास्ट पर आए हैं। प्रेजेंटली जनरल वत्स डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट हैं। इससे पहले उन्होंने भारत की दुर्गम सीमाओं पर अलग अलग जगह अपना योगदान दिया है भारत की सुरक्षा के लिए, और भारत के बाहर भी कॉन्गो जैसी अफ्रीका के कंट्री में भारत की सेना का नेतृत्व किया है। तो बिना और वक्त ज़ाया किए आइए मिलते हैं जनरल वत्स से। सर, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू निखिल, प्लेजर टू बी हियर। सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और हम ऑलमोस्ट 10 साल बाद मिल रहे हैं सर। वो एमओ के गलियारों के बाद आज हैदराबाद में फेमस कॉरिडोर्स ऑफ एमओ डायरेक्टरेट। सर, स्टार्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंस से। आपने अरुणाचल में बहुत ही दुर्गम जगह में एक ब्रिगेड कमांड किया, और वहाँ तो पहुँचना ही आसान नहीं है, और सामने चाइना की आर्मी है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? आपका कोई इंटरेक्शन हुआ पीएलए के साथ? पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा उस जगह को पहले हाथी ब्रिगेड कहते थे, बिकॉज आप लोहित रिवर क्रॉस करके हाथी से जाते थे वहाँ पे। ये ईस्टर्न मोस्ट ब्रिगेड है इंडियन आर्मी की। अगर देखें, जहाँ जंक्शन इंडिया, चाइना और म्यांमार का जहाँ जंक्शन होता है, वहाँ पर ये ब्रिगेड डिप्लॉयड है। तो दुर्गम ब्रिगेड है, काफ़ी दूर, और बताया कि इसको हाथी ब्रिगेड कहते थे। और उसके एक तरफ आपके सामने चाइना है, वी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड म्यांमार बॉर्डर है। म्यांमार के सेना के साथ में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। कुछ पेट्रोलिंग में कुछ लोग मिलते हैं कभी, और नॉन पेट्रोलिंग नहीं होता है। चाइना के साथ में काफ़ी इंटरेक्शन होता है। और इस एरिया में एक हमारा मैकेनिज़्म है जिसको हम बॉर्डर पर्सनल मीटिंग मैकेनिज़्म बोलते हैं। चाइना के साथ में आप डिस्कस करते हैं, मुद्दे डिस्कस करते हैं। जो मुद्दे डिस्कस होते हैं आमतौर पर कोई ग्रेजियर्स या कोई क्रॉस ओवर कर जाते हैं, या कुछ इश्यूज होते हैं, उनके कंसर्न होते हैं कि रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, तो उनसे बात होती है। वो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म दैट वी मीट फेस टू फेस एंड नाउ कर्टसीज आर एक्सचेंज्ड, एंड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरप्रेटर आप मुद्दे रिजॉल्व करते हैं। मैं वही आपसे पूछने वाला था सर कि आपको चाइनीज़ आती है क्या? चाइनीज़ आती है मुझे। It's a coincidence that my Chinese I learned in National Defense Academy, right? That is 38 years back. 38 years back, and of course that knowledge not used was not really very proficient, so we have to depend on interpreters. But yes, a few phrases like "ni hao ma" or something like that. How are you? Right there. It was a very interesting experience with dealing with PLA and meeting face to face, right? In consulting on normal issues. So you develop a good understanding. You have a myth how the army is like. So here at least you're meeting him face to face. Very interesting experience. ये अच्छा लगा सुन के सर, क्योंकि पहले सुनते थे कि एक ऐसा सिंड्रोम था इंडियन आर्मी में कि 10 फुट टॉल चाइनीज सोल्जर, लेकिन असलियत क्या है सर? वो किस तरह से है? वो हमारे जैसे हैं कि कुछ उनमें अलग अलग चीज़ें हैं जो बिल्कुल इंडियन आर्मी से अलग है? मैं कहता हूँ कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस इन द UN where I met the number of armies, basically all armies are similar, not same, they are similar. They love their country, they're disciplined, and doing their job. With China, the main education was on 3 मुद्दे जो मुझे लगा चाइना में हमसे अलग लगे। पहला था कि उनके टेन्योर्स, उनके जो कमांडर्स हैं जिनका मीटिंग में मिलते हैं, लंबे होते हैं। 10 साल 15 साल उनकी BD रेजिमेंट हैं, तो वो वहीं रहती है। तो ये 15 साल से उसी जगह में वही इलाका वहीं रहते हैं। तो जब आप कोई मुद्दा डिस्कस करते हैं कि यहाँ ऐसे हुआ था, हम पढ़कर जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि व्हाट हैड हैपेंड अर्लियर। उसको पता होता है कि नहीं, आपसे पुराने वाले कमांडर वो ये बोलते थे, उससे पहले वाले ये बोलते थे। तो उनकी एक आई वुड से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थोड़ा सा बेटर रहती है कि बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग टेन्योर्स। सेकेंड इशू वो जो था कि मुद्दा कॉन्स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं उनकी, ज़बरदस्ती की भर्ती की। हाँ, जो मैंडेटरी सर्विस है लोग हैं, तो 60% के आसपास तकरीबन ज़्यादातर आपको कॉन्स्क्रिप्ट्स मिलते हैं। और उनका हम अगर
अपने सेना में कंपैरिजन करें, जैसे नया रिक्रूट होता है, नया सोल्जर है जो अभी आया है, तो ऑब्वियसली वो हमेशा हुक्म की इंतजार में रहता है कि हाँ मुझे क्या मिलेगा करके, तो हमेशा वो अपने सीनियर ओहदेदार की तरफ देख रहा होता है कि आगे क्या करना है। हमारे सोल्जर्स जो कि मैच्योर होते हैं, दे आर यूज्ड टू इट, सो ये लगा कि बहुत ज़्यादा सोल्जर्स कि आप एक ग्रुप में, मान लीजिए 40-50 के ग्रुप में 1 या 2 या 3-4 लोग होंगे जो कि आपके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बाकी इज जस्ट वेटिंग फॉर ऑर्डर्स, राइट। उनको एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस शोज। एंड तीसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब मीटिंग होती है प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो जाहिर है यहाँ से अगर एक कमांडिंग ऑफिसर जा रहा है तो वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर आएगा, अगर यहाँ से ब्रिगेड कमांडर जाए तो उनका ब्रिगेड कमांडर आएगा इक्विवेलेंस में। लेकिन उनकी तरफ से पॉलिटिकल कॉमिसार भी आता है, जो कि दिस इज अ डिफरेंट, वी कांट रिलेट टू इट। मतलब एक पॉलिटिकल आदमी फौज के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो ब्रिगेड कमांडर आपसे बात कर रहा है, वो बात करते करते पॉलिटिकल कॉमिसार की तरफ देखेगा। तो रियल पावर जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू जो उनकी हिरार्की चलती है, वो पॉलिटिकल कॉमिसार की है, वो जैसे तो बताएगा वैसे। हाँ, तो जो इनका मुद्दा है, आपस में इक्वेशन है दैट दे नो बेटर, बट येस इट इज समथिंग दैट वी आर नॉट यूज टू इट। हम बोलते हैं कमांड में कप्तान एक होता है, जहाज का बोलें कप्तान एक हो सकता है। ऑब्वियसली अ टीम कैन नॉट हैव 11 प्लेइंग कैप्टन्स, यू नो व्हाट हैपेंस। सो एंड फौज जो है तो ऑब्वियसली एक हिरार्की के हिसाब से चलती है, तो उनके जो डबल हिरार्की चलती है, दैट इज इंटरेस्टिंग। सो ये 3 मुद्दे हमें लगे। उसके अलावा द मीटिंग्स दैट टाइम वर वेरी कर्टियस एंड आई वुड से जो मुश्किल पेचीदे मुद्दे भी हैं वो आराम से हल होते थे। ऐसा कोई जो आजकल हम देख रहे हैं शोर शराबा, जैसे हम देख रहे हैं, यू नो, गलवान हैज़ हैपेंड एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन इंसिडेंट्स हैपनिंग ऑन द LAC. So those were different days and we had very pleasant interaction with them. And जो लोकल मुद्दे थे, कुछ ग्रेजियर्स के आने के, कुछ पेट्रोल के क्रॉस करने के, वो मुद्दे एक एमिएबल तरीके से सुलझाए जाते थे। That was my experience with the Chinese. So they're not 10 foot tall army as like any other army. And these 3 मैंने बताई, इसमें वो थोड़ा हमसे अलग मुझे लगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर। और अरुणाचल से ले चलते हैं आपको कॉन्गो, जहाँ आपने एक भारतीय ब्रिगेड कमांड किया। इंसिडेंटली अरुणाचल से मैं कॉन्गो ही गया था, तो वहीं से कि फ्रॉम MO डायरेक्टरेट आई हैड कम टू Arunachal and then I had gone to Congo to command an Indian brigade in a multinational environment. तो वहाँ सर एक इंडियन ब्रिगेड था और आपके बगल में एक पाकिस्तानी ब्रिगेड था, और ये दोनों ब्रिगेड एक ही डिवीजन में रिपोर्ट करते थे, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? इनफैक्ट कॉन्गो में मेरा दूसरा टेन्योर था। मैं पहले एज ए मिलिट्री ऑब्जर्वर 2004-05 में गया था, तब भी इंडियन और पाकिस्तानी ब्रिगेड। इनफैक्ट जब मैं एज ए मिलिट्री ऑब्जर्वर था तो मेरी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तानी ब्रिगेड के नीचे थी। अच्छा सर। तो इंटरेस्टिंग दैट एज ए इंडियन टीम कमांडर I used to report to the Pakistani brigade through that area, not to the brigade as such, but from that area. And then 10 years later, I went as a brigade commander. Brigades were still there, same brigades की location वहीं थी। UN का, because in this brigade temporarily we had other countries' nationalities also placed under command. तो UN का जो एक what it teaches you, UN सिखाता है, is a respect for diversity. You have people from all over who have a way of thinking, way of work that is different, right? I won't say effective, not effective. That's just subjective opinions. They operate differently. Obviously, they look at worldview is different. They come from a different system. And because we are operating in a disturbed environment, obviously UN goes where the environment is really disturbed. So you have large number of agencies like political affairs, civil affairs, disarmament, construction work. So you interact with a lot of people. So with the UN, one takeaway was firstly the respect for diversity, that understand people who look at world differently. And second was getting cooperation from people who don't report to you. That is the real acme of leadership. बिल्कुल। That आप उन लोगों से जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, जाहिर है they respond to established norms and procedures, but यहाँ पे to make a system work, you need cooperation. I won't say compliance, you need cooperation of people who are not under you. So you have to use your charm, your personality, the logic,
And that was very interesting and challenging. And I think it thoda sa it injects some maturity into you. To don't look at be restricted to your worldview, have a larger worldview, respect diversity. And the phenomenal, I would say, जब हम यहाँ ऑपरेट करते हैं तो एक सिस्टम बना हुआ है, क्या करना है क्या नहीं है. इन यू एंड एवरी डे इज अ डिफरेंट चैलेंज. सो यू विल कम अक्रॉस सिचुएशन जो कि नो रूल बुक सेज हाउ दैट. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा कोई मौका है सर जहाँ आपको लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया? देखिए, हर कंट्री का कंटिजेंट जैसे अलग रिस्पॉन्ड करता है कि राइट, हमारा जो पेट्रोल जाएगा उसको टास्क दिया, अलग रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ कंट्री का अलग रिस्पॉन्ड करेगा. तो जो रिएक्शंस जो आपके पास में आते थे हेडक्वार्टर में फील्ड करके, सो देयर वाज अ वे टू रिकंसाइल. ओके, ये कंटिजेंट है, ऐसे रिएक्ट करेगा, एंड दैट कंटिजेंट विल रिएक्ट लाइक दिस, एंड अल्टीमेटली टू हार्मोनाइज एवरीथिंग एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट. एंड आई थिंक इसको यहीं रहने देते हैं. ठीक है सर. सर एक और बड़ा मकाम आपने हासिल किया अपने करियर में, कमांड ऑफ अ डिवीज़न इन बारामूला. और हम जानते हैं कि बारामूला बहुत ही हॉटबेड रहा है मिलिटेंसी का, टेररिज्म का. उसमें एलसी का भी एलसी एनवायरनमेंट भी है और काउंटर इंसर्जेंसी भी है, और शायद ये डिवीज़न सबसे पुरानी डिवीज़न है उस एरिया में. तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ क्या अलग अलग चैलेंजेस हैं, स्पेशली जबकि आपने ब्रिगेड तो कमांड किया या तो यूएन में या चाइना के अगेंस्ट, और यहाँ एक अलग ही दुश्मन आपके सामने. देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट बारामूला का बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो चाइना के डायनामिक्स अलग थे. चाइना के साथ में हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, अलग डायनामिक्स हैं. और जिस दौरान मैं वहाँ था उस टाइम हमने 2 दौर देखे. एक हॉट एलसी, जबकि एलसी पे खूब फायरिंग हाँ कि रिस्पॉन्ड करते थे हम पाकिस्तानी प्रोवोकेशंस को, अप्रोप्रिएट एक्शन लेते थे. एंड फिर डीजीएमओज की अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये बंद होना चाहिए, एंड पाकिस्तान साइड से वट एवर एश्योरेंस वुड हैव बीन गिवन, राइट. सो एलसी बिकेम साइलेंट. सो आई वुड से बहुत ही इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट था कि एक तो देयर वाज अ कैलिब्रेटेड यूज ऑफ फोर्स, आप रिस्पॉन्ड करते थे. जैसे चाइना के साथ में आप देखिए कोई गोली नहीं चलती है, गलवान के अलावा तो गलवान में भी गोलियां नहीं चली, राइट. बट ऐसे कोई बिहेवियर वाइज आप एक नॉर्मल वेरी कर्टियस बिहेवियर, एटलीस्ट वेयर आई वाज देयर, इट वाज अ नॉर्मल बिहेवियर. हियर यू हैव एन एडवर्सरी हु इज नॉट एट पीस विद हिमसेल्फ, राइट, डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, जिनका इंटरेस्ट रहता है कि घुसपैठ कराई जाए, वेपन स्मगलिंग किए जाएँ, ड्रग्स भेजी जाएँ, कुछ इफ आई कैन यूज द वर्ड खुराफात करते रहें. तो आप दूसरे एडवर्सरी से यूज़ कर रहे हैं. तो जो वायलेंस का जोर था, जो दौर था सीज फायर वायलेशन का, उसमें इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट होता है कि वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तानी प्रोवोकेशंस, बट एट द सेम टाइम वी हैव आवर ओन पीपल लिविंग इन द बॉर्डर एरियाज. तो हमारा रिस्पॉन्स उनको, इन अवर ईगरनेस टू गिव एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू एडवर्सरी, आवर पीपल शुड नॉट सफ़र, जो सिविलियन है. हाँ, तो ये क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने खेती करनी है, कुछ काम करना है, और जब सीज फायर वायलेशन शुरू होता है उनको, तो अगर प्रोवोकेशन हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरा दैट वाज प्री सीज फायर. सो दैट वाज आई वुड से बिग कैलिब्रेशन. आप समझेंगे कि जो मिसचीफ रही है पाकिस्तान की कश्मीर में, देयर इज, यू आर मैंडेटेड टू रिस्पॉन्ड टू दैट along the line of actual control. That's a mandate given to you. At the same time, you have to protect your own people. उनको भी आपने हिफाजत करनी है. तो आपका रिस्पॉन्स बहुत कैलिब्रेटेड रहना चाहिए कि राइट, कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं. एंड इट्स नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या ये कीजिए, आपको दोनों करने हैं ना, दिन रात करने हैं, सीजन में करने, तो वो आपको एक तरीका रिस्पॉन्ड करने का, दैट इज इंटरेस्टिंग. आपका इंटरेक्शन लोगों से भी होता है जो उसमें है, सिविलियन है, हाँ सिविलियन, उनसे भी होता है, और पाकिस्तानी. और फिर हम आते हैं हिंटरलैंड में डायनामिक्स. वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी डायनामिक्स जो है, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो बोल रहे हैं चलता है, उसके डायनामिक्स अलग है. तो पाकिस्तान का जो मेरा असेसमेंट है उस टाइम पे कि वो चाहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्वाइट रहे. आई एम टॉकिंग प्री सीज फायर, जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके दैट की, कि एलसी क्वाइट रहे एंड हिंटरलैंड में आग लगी रहे, ताकि इंडियन आर्मी इज इंटरनली, हाँ ये उनके सूट करता है. अगर वो एलसी एक्टिवेट करते हैं, सो वी हैव बेटर इक्विपमेंट, वी आर
powerful country. We have 10 times the defense budget, obviously better equipment. Maybe we have asymmetry of numbers also in our favor, right? So obviously वो नहीं चाहेंगे कि LC पे इंडियन आर्मी के साथ में लड़ना पड़े. They'll be happy to sponsor terror कि आप सिविलियंस को मारिए, गड़बड़ कीजिए, कि why get involved with an army जो कि which is better off than you, which will beat you on parameters. और वो वायलेंस को एक बड़े ही आई वुड से केयरफुली कैलिब्रेट करते हैं. हिंटरलैंड में भी आप देखेंगे कि जो टेररिज्म हो रहा है, अगर टेररिज्म की एक हद बढ़ जाती है तो इंडिया की तरफ से अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स आता है. चाहे आप बोलें कि उड़ी के बाद में सर्जिकल, उड़ी इंसिडेंटली बारामूला उसी एरिया का है जहाँ पर था, राइट. उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुए गए, पुलवामा के बाद में एयर अटैक किए गए. सो वो फिर सोचते हैं कि यार इतना अगर वायलेंस किया तो इंडिया विल रिस्पॉन्ड, तो वायलेंस को नीचे रखो. और बिल्कुल ही अगर नीचे कर देते हैं तो विद इन द ओन कंट्री उनको ट्रैक्शन कम मिलता है कि आपने कि बोलते हैं आपने सौदा कर दिया कि ये करके. सो द वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. सो ग्रेट टेकअवेज विद इंटरेक्टिंग विद पीपल, right? And this, and then of course we had the great change of Article 370 during your revocated. It was before I had come over. So great dynamics, you have people coming over, and the dynamics change. So interesting to interact with people, right? Great sir. And ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है सर कि पाकिस्तानी आर्मी की मजबूरी है कि उनको एलसी के ऊपर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खुराफात, जैसे आप कह रहे थे, वो करना उनकी मजबूरी है. नहीं करेंगे तो उनके लोग जूते मारेंगे, और ज़्यादा कर देंगे तो इंडियन आर्मी जूते मारेगी. तो उनको भी बैलेंस करना कठिन है. I hope you don't have sympathy for them, right? No sir, not at all. बिल्कुल भी नहीं सर, जीरो सिंपैथी. I don't think anybody wants to be in the shoes of Pakistan Army today. बहुत मुश्किल है सर. वो उनके पास एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश चलाने की. तो और वो कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हो देश चलाने में, तो हम देख रहे हैं कि वो खड्डे में ही जा रहे हैं. सो ज़ीरो सिंपैथी. बट सर ये रहा आपका मिलिट्री लीडरशिप एक्सपीरियंस, सीनियर लीडरशिप का, और उसके बाद आप पोस्टिंग आए हैं एज कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज. और सिविल में ये एक बहुत बड़ी धारणा है कि फ़ौज में जाना है मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है, तंदुरुस्ती रखो, चुस्ती रखो, बॉडी बनाओ, फिटनेस करो, दौड़ो भागो. और हम देखते भी हैं पॉडकास्ट में हमारे जो बाकी वेटरन्स हैं कई सारे, वो यही चीज़ें बातें करते रहते हैं. लेकिन फ़ौज में एक पढ़ाई का या मिलिट्री प्रोफेशनल स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. और जैसे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, उसका नाम तो ज़रूर कॉलेज है, लेकिन क्या ज़रूरत है सर सेना में इतने अलग अलग लेवल की पढ़ाई करने का? देखो, अगर हम लेट मी टेक यू बैक टू योर स्कूल डेज. स्कूल में आप प्रैक्टिकल करते थे. आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, कुछ केमिकल मिक्स करेंगे, फिजिक्स लैब में जाएंगे, कुछ करेंगे, आप प्रैक्टिकल करते थे. उससे पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो सीधा प्रैक्टिकल पहुंचेंगे तो यू विल मिस आउट ऑन थ्योरी. करेक्ट. सो दैट इज़ वाई आई वुड से यूज़ ऑफ फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू गेट योर थ्योरी राइट. अगर आप देखें कि आपने सिर्फ काइनेटिक एक्शन की बात करें, बिकॉज लोग ग्लैमरस लगता है, गोली चल रही है, धमाके हो रहे हैं करके क्या हो रहा है, दैट इज ग्लैमरस. जो बैक एंड वर्क है उसका, दैट डजंट अपीयर वेरी ग्लैमरस. वो आपको लगता नहीं क्या ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है. देखिए, अगर आप एग्जाम्पल लें, सबसे बेसिक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट्स से हम अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं. अभी a superpower was there, it had to go back. They won all the battles. जहाँ भी उनकी तालिबान से लड़ाई हुई वो जीते. But lost the war. Same thing happened in Vietnam. कि आप जीतते जा रहे हो, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस कि आप बैटल जीतते जा रहे हो, आप लड़ाई नहीं जीत रहे हो. तो उस लड़ाई की थ्योरी भी ज़रूरी है. आप सिर्फ गोली चला के अगर लड़ाई जीत जाएंगे, सो दैट इज़ गेट योर थ्योरी राइट बिफोर यू गेट डाउन टू प्रैक्टिकल. दैट इज़ आई वुड से स्टाफ कॉलेज. और इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है. पढ़ना तो और सीखना ज़रूरी है जी. सर तो फिर स्टाफ कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं सर, क्या होता है उधर? देखो, ओके, स्टाफ कॉलेज में इट्स ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. 1978 में इट्स ए पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. आप इसको एक एग्जेक्टिव MBA मान सकते हैं, 1 साल का. एंड मिलिट्री एजुकेशन सेना में मोटे तौर पर, बिकॉज ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है
फॉरेन ऑफिसर्स भी आते हैं तीनों सर्विसेज के। ये 3 लेवल पे होती है। इंटरमीडिएट लेवल आप बोल सकते हैं जैसे स्टाफ कॉलेज, सीनियर लेवल एक हायर कमांड, नेवल वॉर कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज, एयरफोर्स और कॉलेज है सीनियर लेवल, एंड एपेक्स लेवल पे है नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली में है। सो फर्स्ट टाइम ऑफिसर्स कम हेयर अबाउट 11-12 years सर्विस, फर्स्ट टाइम दे गेट आउट ऑफ द सिंगल सर्विस एनवायरनमेंट एंड कम इनटू जॉइंट सर्विस एनवायरनमेंट। सो पहले 10 साल तो आप स्किल्स हासिल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग कर रहा है, टैंक्स वाला उसमें महारत हासिल कर रहा है, सबमरीनर अपने कर रहा है। अब अपने कंफर्ट जोन से निकल कर, आई वॉन्ट से कंफर्ट जोन, उसमें महारत हासिल करने के बाद अब आप आते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पे कि वेन ऑल 3 सर्विसेज सिट टुगेदर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच अदर और थ्योरी ऑफ वॉर। आगे की लड़ाई तो एक साथ ही लड़नी है। हाँ, दैट सो दिस इज द फर्स्ट टाइम 10 साल देखिए आप एनडीए में इकट्ठे ट्रेनिंग की आपने, एंड उसके 10-12 साल बाद अब आप तीनों सर्विसेज आके इकट्ठे हुए हैं ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है और कैसे करना है और दूसरी सर्विस कैसे बारे में सीखना है। एंड यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक पुल रहता है। आप बोलेंगे कि सर आर्मी को तो आर्मी की लड़ाई लड़नी है ना, आर्मी वाले को जहाज नहीं चलाना है, तो नेवी वाले को तो दूसरे का सीखने की क्या जरूरत है। सो वी कांट अफोर्ड टू बी इग्नोर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं। आपने करना नहीं है। एयरफोर्स फाइटर पायलट ने एक टैंक नहीं चलाना है, राइट, बट ही हैज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द आर्मी ऑपरेट्स, अल्टीमेटली इट्स इंटीग्रेटेड बैटल। तो ये एक पुल रहता है, कितना वो अपने सर्विस के बारे में सीखे और कितना दूसरे सर्विस के बारे में सीखे। टाइम इज़ फाइनाइट, रिसोर्सेज आर फाइनाइट, सो इट्स ए वेरी इंटेंस कोर्स। सो आपको ये रहेगा कि अगर सोचे कि नहीं मैं सिर्फ उस सर्विस के सीखूंगा और अपना सर्विस भूल जाऊंगा, बिकॉज हर सर्विस का एक डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज़ है, एक स्फीयर ऑफ एक्सेलेंस है। तो सिंगल सर्विस एक्सेलेंस को डाइल्यूट नहीं करना है और दूसरी सर्विस को समझना है। जैसे आप देख रहे हैं अभी थिएटर्स होंगे, बनेंगे, पीछे कोई फॉर्म लेगा उसका, किसी भी सर्विस का हो सकता है। तो जो भी कमांडर हैज़ टू अंडरस्टैंड, अगर आप ऐसा कमांडर चुनें जो सिर्फ एयरफोर्स ही समझता है, अगर एयरफोर्स से है, या आर्मी का आर्मी को समझता है, तो ही विल नॉट डू जस्टिस टू दैट अपॉइंटमेंट, एंड दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोर्स। पहला ऐसा पड़ाव है जहाँ तीनों सर्विसेज के आफ्टर कमीशनिंग पहली बार, एंड सिलेक्टेड लॉ का आता है इसमें। अगर देखें कि स्ट्रॉन्ग फिल्टर है, हाँ, कि टिपिकली आई वुड से 20 से 25% लोग ही यहाँ पहुँच पाते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है। That steep is the pyramid. That is only 20 to 25% of officers are selected to come here, right? So I mean the government is, or the establishment is investing so much in them, and 1 year intense program. So obviously there's a lot of studies involved, and that's why it's a college. You can take it as college, but not the Bollywood college. ये आपको काफ़ी intense college लगेगा। हाँ, मैं गुजरा हूँ सर उससे, और मैं जानता हूँ कि सिर्फ नाम के लिए कॉलेज है, उसको अगर एकेडमी कहते तब भी मेहनत उतनी ही थी सर। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि आपका फॉर्मेशन साइन भी मैं देख रहा हूँ, और ये स्टाफ कॉलेज का इंसिग्निया है। तो जहाँ आप एकेडमिक्स की बातें कर रहे हैं, जहाँ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ सिंबल उल्लू क्यों बना दिया? इंटरेस्टिंग। देखिए, आई टेल यू, आई जस्ट गो बैक स्लाइड हिस्ट्री। इंडिपेंडेंस के बाद ये कॉलेज विलिंगटन में आया। पहले कहाँ था? उससे पहले ये क्वेटा में था। 1905 में जब किचनर यहाँ पे CNC थे, जनरल किचनर, उनके टाइम में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए सेनाओं में। आर्मी प्रेडोमिनेटली आर्मी, सो काफ़ी रिफॉर्म्स हुए। तो उन्होंने बोला, पहले सेना में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिर्फ जवानों की भर्ती होती थी, धीरे धीरे ऑफिसर आने लगे। फिर ऑफिसर आने लगे तो ऑफिसर का प्रमोशन हुआ, फिर वो आगे उनको और काबिल अपॉइंटमेंट होल्ड करनी थी। तो स्टाफ कॉलेज के लिए ऑफिसर्स पहले कैम्बरले जाते थे, यूके में कैम्बरले, स्टाफ कॉलेज कैम्बरले था। तो किचनर के बाद में शुरू हुआ, इतने ज़्यादा ऑफिसर हो रहे हैं, कैसे हर साल इनको भेजेंगे, इंडिया में ही स्टाफ कॉलेज बनाइए। तब ये स्टाफ कॉलेज क्वेटा में बना, और क्वेटा में स्टाफ कॉलेज बना तो इट वॉज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश स्टाफ कॉलेज। और जो ब्रिटिश स्टाफ कॉलेज है 1868 में आई थिंक ये बना था कैम्बरले में, उसका साइन था ये आउल। ये काफ़ी चेंज हुआ है। आउल में उस टाइम क्राउन होता था, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर ब्रिटिश क्राउन। एंड उसका जो कोटेशन है नीचे था तम मार्थ क्वाम मिनरवा, इट्स ए लैटिन वर्ड, राइट। इट इज एज मच बाय मार्स एज मच बाय मिनरवा। मार्स यानी मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ वॉर,
So, and Minerva is the goddess of wisdom in the Greek philosophy. So they said that as much by its brain was brawn, आप किस तरह से कर सकते हैं मिक्स हाँ ये करके कि as much by Mars as by Minerva, that was the जो motto उसका. So that became the motto. Same crest was replicated in Quetta. And 47, well, Quetta went to Pakistan and the staff college commenced here. Nothing changed. Only the crown was removed. The Ullu lost his crown. Ullu का जो मुकुट है वो चला गया कि we became a sovereign nation and remain. And 63 में जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ कि वाई हम एक हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रखते इसके लिए, तब हुआ युद्धम प्रज्ञा. That is the thing. So and that's how it evolved. And it's an intelligent bird of prey. ठीक है. So that is the and लक्ष्मी जी का बोलते हैं वाहन है, राइट. तो एंड वी से एंड आर्मी में अगर लाइटर वेन में बोलें तो बोलते हैं आप या हॉक हैं या डव हैं, राइट. कि आप बहुत पीसनिक हैं तो डव हैं, हॉक हैं तो दिस आउल इज अ वेरी प्रैग्मेटिक बर्ड. इट्स अ प्रैग्मेटिक बैलेंस बिटवीन नीदर हॉक नॉर अ डव. और वो 360 देखता भी है. 360 देखता है, रात को जागता है. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स हाँ कहते हैं सर ये उल्लू इसलिए रखा गया है कि दिन को तो मतलब रात को हम सो तो सकते नहीं हैं, सो वी हैव टू बी अवेक. सो दैट्स हाउ दिस आउल इज. तो टू वॉर विथ विजडम, युद्धम प्रज्ञा सर, तो स्टूडेंट्स का एक ये भी फीडबैक मुझे पता है कि वो कहते हैं बीच में एक कॉमा लगा दो, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम विजडम से ही लड़ाई करने जा रहे हैं. But that's on the lighter side. That's the lighter vein. Yes, it's an intense course, and it's designed to put you under pressure. And the phrase बोलते हैं drinking from a fire hose. अगर आप फायर होज से पीने की कोशिश करेंगे कितना पी सकते हैं, आपके ऊपर से ही जाएगा. तो you are actually flooded with so much of information, and it is not a, I would say it's a necessity. अगर आप it's changing, we can come to that later. It's a necessity. अगर आप there's so much to learn. The way the war is changing, there's so much to learn. सर आपने कहा वॉर इज़ चेंजिंग, और ये एक आम बात हो गई है या बहुत सारे डिस्कशंस में आता है कि द नेचर ऑफ वॉर, द कैरेक्टर ऑफ वॉर. और ये हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है. पहले कैसे लड़ते थे, अब कैसे लड़ते हैं, और आगे जाके हो सकता है बिल्कुल ही अलग तरीके से रहे. तो इस पे आपके क्या ख्याल है अबाउट द नेचर ऑफ वॉर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर? देखिए पहले तो अगर हम करंट में बोलें, हम 2 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. गाज़ा में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में हो रही है. एंड लेसन उसके अभी निकलने वाले हैं, पूरे लेसन निकले नहीं हैं अभी. तो हम भी एनालाइज कर रहे हैं कि लड़ाई से क्या लेसन हम सीख सकते हैं. सो लर्निंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. नाउ टॉकिंग ऑफ नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर, वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए नेचर ऑफ वॉर चेंज नहीं हो रहा है. लोग बोलते हैं कि लड़ाई का नेचर चेंज हो रहा है. लड़ाई का नेचर वही है, एक वॉर का कैरेक्टर चेंज हो रहा है. एंड मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. नेचर ऑफ वॉर क्या है? वॉर क्या है? वॉर इज ए कंटेस्ट बिटवीन अपोजिंग विल्स. 2 प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर अपनी विल डोमिनेट करना चाहते हैं, इम्पोज करना चाहते हैं. नथिंग हैज चेंज्ड. चाहे रामायण महाभारत में सेम युद्ध तभी होते थे. एक दूसरे के ऊपर अपना आप विल आप चाहते हैं वो सबमिट करे आपके विल को. हैज़ दैट चेंज? नो, दैट हैज़ नॉट चेंज. यूज ऑफ फोर्स का एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, दैट हैज़ नॉट चेंज. वॉर इज वेज्ड फॉर पॉलिटिकल रीजन, दैट हैज़ नॉट चेंज्ड. देयर इज अ ह्यूमन एंगल टू दिस, दैट हैज़ नॉट चेंज्ड. देयर इज अ वायलेंस, दैट हैज़ नॉट चेंज्ड. सो दीज थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड. व्हाट हैज़ चेंज्ड इज द कैरेक्टर, हाउ दिस वायलेंस इज अप्लाइड. एंड जैसे जैसे एज सोसाइटी इवॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, रूल्स एथिक्स चेंज होते हैं. मे बी सम टाइम बैक रात में किलिंग सिविलियन, हाँ रात को युद्ध नहीं होगा, अनआर्म्ड को युद्ध नहीं होगा, ये नहीं होगा. नाउ वी हैव दिस सिचुएशन, एवरीथिंग इज वेपनाइज्ड. अभी हमने हाल ही में देखा सर कि वो पेजर्स में बॉम्ब लगा दिया. तो एवरीथिंग इज वेपनाइज्ड, इंफॉर्मेशन इज वेपनाइज्ड, डेटा इज वेपनाइज्ड, एवरीथिंग इज वेपनाइज्ड. एंड ये कैसे चेंज होता है? अगर आपकी इकोनॉमी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपके नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर चेंज हो रहे हैं. मे बी सम टाइम बैक it was not considered appropriate to target people not involved in combat, but you find everything is being targeted, right? I'm not saying that's the way the war should operate, but yes, non-combatants are getting killed.
So that is so that's how the violence applied. It changes. And एक इसकी philosophy है कि the way a society wages war, युद्ध कैसे करती है वो डिपेंड करता है आप अमीर कैसे बनते हैं. हाउ डू यू मेक मनी. ये क्या है? हाँ, कि यू मेक वॉर द सेम वे यू मेक मनी. अगर आप देखें पहले हम एंशियंट लड़ाइयाँ तलवार भाले से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, आप खेती करते थे, आपके उन्हीं औजारों से उन्हीं से आपने तलवार में प्लोशर बना के लड़ाई करने लग गए. फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, हार्डवेयर, ये करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें लोगों को रिच बनाया तो आपने वो लड़ाई करने आ गए. अभी आप देखें इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा सेगमेंट कौन सा ग्रो कर रहा है? टेक एंड आईटी. तो यू विल फाइंड एआई इज कमिंग इनटू वॉर, यू फाइंड द ड्रोन्स कमिंग इनटू वॉर. तो जो आपका सक्सीड करता है आपका वॉर, वो आपका कैरेक्टर चेंज हो जाता है. सो नेचर ऑफ वॉर वही है, वायलेंस मतलब वही है, बट हाँ आप वायलेंस को कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो चेंज होता रहेगा, वो आगे भी होता रहेगा. एआई, रोबोट्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा रिसर्च किस में हो रही है? रोबोटिक्स में, एआई में. ऑब्वियसली दीज कैपेबिलिटीज विल नाउ बी फील्डेड इन वॉर. तो आप क्या देखते हैं सर कि आगे जाके इंसान की जगह रोबोट आर्मीज लड़ेंगे एक दूसरे से? आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन विच इज वो उसको आंसर करना, आई थिंक इट्स यू नीड अ फ्यूचरोलॉजिस्ट ऑन योर पैनल टू टॉक इट हाउ. एंड somebody said it's difficult to make predictions, especially about the future. I think Einstein said that, right? Or whosoever said it, right? So very difficult to predict क्या आगे. जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज होंगे, एआई कहाँ जाएगी हमें नहीं पता है. So that's all the capability will be fielded into the war. सर ये बड़ा अच्छा आपने बताया अबाउट नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर, और कैसे नेचर वही है और कैरेक्टर बदलता जा रहा है और आगे भी बदलता रहेगा. वायलेंस तो रहेगा, लेकिन वायलेंस कैसे अप्लाई होगा, ये एक तरीका चेंज हो जाएगा. तो हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं या ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है. बीच बीच में आवाज़ आती रहती है, बात चलती रहती है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी या डॉक्ट्रिन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. तो कुछ लोग कहते हैं कि वो होना चाहिए और उसके वजह से एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है. उसी समय दूसरे लोगों का कहना है कि वॉर एम्बिग्यूटी में लड़ाई जाती है और बिना डायरेक्शन के भी हम 75 साल से अच्छा ही कर रहे हैं. कोई उसमें हमने कोई ऐसी लड़ाई 62 छोड़ दें तो ऐसा कुछ हारे नहीं है. तो आपका क्या मानना है कि ऐसा कोई डॉक्ट्रिन या ऐसी कोई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ज़रूरी है? और तीसरी चीज़ आपने जिक्र किया था अफ़गानिस्तान का, वियतनाम का, यूएस का. यूएस में तो आए दिन स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, वाइट पेपर्स, ये सब आता रहता है. चाइना के भी वाइट पेपर आते रहते हैं. लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि यूएस लड़ाई लड़ा है, तो आप ही ने कहा सर कि दे हैव वन ऑल द बैटल्स बट दे हैव लॉस्ट ऑल द वॉर्स. तो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस? डू वी नीड अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और वी कैन डू द वे वी आर गोइंग, जो भारत का एक खुद का इन्वेंशन है जुगाड़, तो उसी पे चलता रहे? वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा लंबा हो गया सर क्वेश्चन, लेकिन इनफैक्ट यही सवाल मैंने एक हमारे पास वी हैव इंटरनेशनल ऑफिसर्स, अबाउट 40 ऑड ऑफिसर्स हु कम. तो जब हम इस पर डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटजी के ऊपर, तो यही मुद्दा उठा कि जो कंट्रीज़ ने स्ट्रेटजी बनाया, आप तो गलती कर बैठे, आप इराक से निकलना पड़ा, अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, क्या फ़ायदा हो स्ट्रेटजी का? तो उस अमेरिकन ऑफिसर्स ने कहा कि सर दो चीज़ हो सकती हैं, कि हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी ठीक बनी ना हो, और स्ट्रेटजी ठीक बनी थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली वो तो मतलब एक सवाल है. सी नाउ अब वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बोला नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. इस पर मैं कहना चाहूँगा, आप जब सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बोलते हैं तो आर्मी और डिफेंस को मत देखिए. सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज ऑल एनकम्पासिंग. अगर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनेगी तो इट विल टॉक ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी. Like, you know, everything is security. It's a whole of nation approach. So everything is connected to make a nation. And since lot of these diverse stakeholders have to act, अगर नेशन को सिक्योर बनाने में, जो मैंने बोला, आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है. इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? आपके रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, एनर्जी पे डिपेंडेंट है. वो कहाँ से आएगी, राइट? कहाँ से आ रहे सोर्सेज? आपकी अगर फूड सिक्योरिटी है, 1.4 बिलियन पीपल, यू नीड, कहाँ से आपका फूड आएगा? कहाँ से फर्टिलाइज़र के इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं? वाटर सिक्योरिटी आपका क्या है कि हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज वाटर? वी हैव वाटर स्केर्सिटी. सो
अब सिक्योरिटी हर, एंड आप बोल रहे हैं हर चीज़ वेपनाइज हो सकती है आज की डेट में, डेटा भी वेपनाइज, डेटा सिक्योरिटी, फेसबुक वेपनाइज, डेटा सिक्योरिटी। तो नेशन को सभी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे ऑपरेट करना होगा। अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट बनता है नेशनल सिक्योरिटी, ओके, आप बोलते हैं कि हमें इस कंट्री से इज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए, उससे हमारा फर्टिलाइज़र के रॉ मटेरियल आता है, ओके, आप देखते हैं तो देश के क्या बाकी ऑर्गन्स उससे कुछ डेवलप कर सकते हैं? मे बी आवर आर्म्ड फोर्सेज कैन ट्रेन देयर आर्म्ड फोर्सेज, मे बी आवर IITs कैन फैसिलिटेट दैट, maybe we can train them in something other. It's a holistic whole of nation approach. So document होगा तो you don't have to do crisis management कि आप react कर रहे हैं, you can do a better job of prediction and planning. Because देखिए आप फायर फाइटिंग बोल रहे हैं, हमारी फायर फाइटिंग ठीक है, आप फायर प्रिवेंशन देखिए ना, बिल्कुल कि आप, सो दैट इज़ वाई, एंड ए डॉक्यूमेंट, एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना अलग अलग चीज़ है. इफ़ इट इज़ टेकिंग टाइम, because it's a very, very complicated subject. All I said is, the field that I talked about, diaspora, their security. So security is all encompassing. उसमें क्या करेगा हर एक स्टेक होल्डर? अगर एक मान लीजिए डॉक्यूमेंट निकलता है नेशनल सिक्योरिटी, उसमें फिर ओके मिलिट्री विल टेक, हम इसमें से ये टेक अवेज हैं, रेलवेज विल टेक, ओके इफ मिलिट्री के लिए ये काम है, मे बी वी कैन प्लान मोर रेलवेज देयर, रोड, सो एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड. सो इफ इट्स डॉक्यूमेंट इज अंडर मेकिंग, बन रहा है, complicated document, complex document, and this is a saying कि if I have 100 years to cut a tree, I'll spend 99 years sharpening the axe. करेक्ट. तो कोई बात नहीं, अगर 75 साल वेट कर लिया है, 1 साल और वेट कर लेते हैं. नहीं बिल्कुल सर, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, और जैसे आप बता रहे हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगे, गवर्नमेंट के कई अलग अलग विभाग इन्वॉल्व होंगे, हर एक का अपना एक नज़रिया है, दे ब्रिंग डिमेंस वैल्यू टू दैट, यू कांट इग्नोर दैट. करेक्ट. और सबको साथ लेके ही एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन सकता है. एंड वो हम दूसरे पॉडकास्ट के करेंगे, स्ट्रेटजी, पॉलिसी और डॉक्ट्रिन, ये अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम एक दैट विल बिकम, आई थिंक दैट विल गो टू नेशनल एजुकेशन करिकुलम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड डॉक्ट्रिन. ये तीनों का अलग रोल अलग है. आई विल कॉल अ स्टाफ कॉलेज स्टूडेंट टू एक्सप्लेन दैट सर, गिवन दैट यू एंड योर टीम आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब इन स्टाफ कॉलेज, उनको अच्छी मिलिट्री एजुकेशन के दिलाने में, तो शायद एक स्टाफ कॉलेज स्टूडेंट को मैं बुलाऊंगा ये एक्सप्लेन करने के लिए, एंड दैट वी कैन पुट इन एजुकेशन डोमेन. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और चलते हैं छोटे छोटे सवालों पे, समथिंग वेरी पर्सनल. व्हाट इज़ योर हैप्पीएस्ट मेमोरी? क्या है आपकी सबसे हैप्पी मेमोरी पूरे सर्विस करियर की? से निखिल, आई एम फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट, राइट. आई से मोस्ट सेटिस्फाइंग जो टेन्योर एक ऑफिसर का होता है, कमांडिंग हिज यूनिट, राइट, बिकॉज यू ग्रो इन अ यूनिट, यू स्पेंड अबाउट 15-17 years इन अ यूनिट, एंड देन बिकम हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो सेटिस्फेक्शन आता है, जो आपका रुतबा होता है, मैं बोलता हूँ ठीक है आप चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएं, लेकिन जो आपको जो फीलिंग, जो इमोशंस आपकी यूनिट में इन्वॉल्व होती हैं, that is I think priceless. It can't be explained, it can only be experienced and unmatched. Becoming head of an organization, and command is more personal and direct. It's personal, and people, you can impose your personality. So that I think is most satisfying tenure for any officer would be. And you will see कि बहुत ऑफिसर अपनी यूनिट कमांड करना चाहते हैं कि नहीं हम वेट कर लेंगे, हम बाहर नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज कमांड डायनेमिक्स, अगर किसी को बाहर जाना पड़ता है तो वो आंसू आ जाते हैं कि मुझे अपनी यूनिट में आना चाहिए था. सो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग, मोस्ट सेटिस्फाइंग कमांड, द कमांड ऑफ 19 कुमाऊं, आई वुड से दैट. आई एम श्योर 19 कुमाऊं इज डूइंग वेरी वेल सर, एंड यस आई एग्री सर, बिल्कुल. देयर इज नथिंग मोर प्लेजरेबल देन कमांडिंग योर ओन यूनिट, स्पेशली अगर आप उधर ही कमीशन हुए हो और वही 15-20 साल बाद आप कमांड करते हो, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस. कोई रिग्रेट रहा सर आपका फौज में? नहीं, I think I lived a very complete, fulfilling life with a lot of adventure, right? Very, very, I would say, fully satisfied. My innings are not played as yet. I still have. You still have time to go. Time to go. So I don't think I consider myself fortunate to have joined the military and lived the life that I have. I don't think I am a very satisfied man, professionally, personally,
It's been a great, it's a great innings. I'm still playing, not out as yet. I'm sure you have heard a song, सर, एक फ्रैंक सिनाट्रा का सॉन्ग है माई वे. Yeah. तो आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी कुछ उससे मेल खाता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह की जिए और लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक की. देखिए सेटबैक्स एंड ऑल तो वो तो दिस इज इंटरेस्टिंग, दे मेक लाइफ सो इंटरेस्टिंग. चैलेंजेस हैं, आई वांट टू सेटबैक्स ए चैलेंज ऑब्वियसली. सो वेरी इंटरेस्टिंग इनिंग्स. एक और सवाल सर हम सभी गेस्ट से पूछते हैं अपने पॉडकास्ट में कि, और जनरली मजाक में ही है, कुछ लोग थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं कि प्लीज़ रेट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑन अ स्केल ऑफ 10. और आप तो ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के आज हेड है सर, सो प्लीज़ टेल अस योर ऑनेस्ट ओपिनियन विच इज़ अ मोर fighting service. See, I would say these debates should stay in school. They should stay in school. And right? Among students. हाँ, school and students पे it's a good creativity रहती है, एक हंसी मजाक में environment होता है, and that is okay. We are part of the system, right? Now more awareness is coming in. You can argue these things when a person has a choice to line up whether he wants to join Army, Navy or Air Force, right? That's okay. People make choices based on their aptitude and their suitability. But I think now as we move towards integration and jointmanship, ये debate तो मैं चाहूँगा that officers must learn about the other services. But learning only about the services is not enough. आप एक half-baked leader बनेंगे अगर आपको दूसरी सर्विस के बारे में नहीं पता है. And it has to go beyond typecasting. कि आर्मी वाले ऐसे हैं, एयरफोर्स वाले गॉगल्स पहनते हैं, ये करके वी हैव टू गो बियॉन्ड टाइप कास्टिंग. सो दिस डिबेट शुड स्टार्ट इन स्टॉप समवेयर इन स्कूल. इट शुड राइट, और प्रोफेशनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन इन चीज़ों पे. एब्सोल्युटली. तो सर आपने ये तो बता दिया कि स्टाफ कॉलेज में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए. तो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो एक स्टाफ कॉलेज में, पहली बात तो पहुँचना मुश्किल है, तो अगर एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर स्टाफ कॉलेज पहुँच जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? See, I think जो हमारा करिकुलम इतना टाइटली पैक्ड है, टू डू लिस्ट इतनी बड़ी है कि वो टू डू लिस्ट के बाद नॉट टू डू लिस्ट तक वो पहुंच नहीं सकता. तो आप नॉट टू डू तक पहुंच नहीं सकते. एंड इसे हैव ए विजन. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ विजन. गो बियॉन्ड द असाइनमेंट्स इमीडिएट. एक विजन डेवलप कीजिए, एंड दैट इज वेयर वी हेल्प पीपल डेवलपिंग ए विजन फॉर द फ्यूचर. बाकी याद करना, मेमोराइज करना, अंडरस्टैंड करना, उसको अप्लाई करना चलता रहेगा, लेकिन विजन डेवलप करना एक इंटेंजिबल चीज़ है. अब हाउ डू यू डिफाइन दैट, हाउ डू यू डेवलप ए विजन? तो वैसे वी ट्राइंग टू मेक देम, बिकॉज सी अगर देखें कि 20-30 साल बाद जो सेना के चीफ्स होंगे, दे आर प्रोबब्ली डूइंग द कोर्स राइट नाउ. सो ऑब्वियसली, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन डिजर्व्स द बेस्ट. वी कांट हैव पीपल हु आर शॉर्ट ऑन विजन, राइट? So that is कि नॉट टू डू लिस्ट तो पहुंच ही नहीं पाते, टू डू लिस्ट इतनी बड़ी है. मेरे ख्याल से डर जाएंगे सर अगला कोर्स आने से पहले. सर भारत में एक स्टाफ कॉलेज है और आपने जैसे बताया कि फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं, 30, 40, 50 जो भी हैं. तो ऐसे स्टाफ कॉलेजेस फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं. आपने बताया यूके में कैम्बरले का है, मुझे पता है कि यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है. तो भारतीय स्टाफ कॉलेज की ओवरऑल परसेप्शन या ओवरऑल रैंकिंग क्या होगी सर, मतलब इन सब के कंपैरिजन? से निखिल, आई कैन अंडरस्टैंड, वी आर अ क्रिकेट क्रेजी नेशन. अब आईसीसी की रैंकिंग अगर मिले तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, या किसी मूवी को 5 स्टार मिले तो हम खुश हो जाते हैं, राइट, ये खुश करके. एंड आई थिंक इट्स ए बेन ऑफ एजुकेशन सिस्टम की नंबर कितने आए, एंड ये करके. और इंडिया टुडे भी छापता है कि बेस्ट कॉलेजेस. ये देखिए, हर कंट्री स्टाफ कॉलेज अपने रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाता है. एवरी कंट्री डज इट. इसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की तकरीबन रफी का 10-11 सर्विस के बाद में. तो आप स्टाफ कॉलेज का करिकुलम बनाते हैं, उसका सिस्टम बनाते हैं. कई सर्विसेज में सिंगल सर्विस स्टाफ कॉलेज भी हैं. आर्मी स्टाफ कॉलेज है, फिर डिफेंस है, हमारा एक ही है. सो आवर स्टाफ कॉलेज इज़ मेड बिकॉज टू सूट आवर रिक्वायरमेंट्स. अगर आप देखेंगे, मानेंगे कि यूएस और यूके की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हमसे अलग हैं. आइलैंड नेशन, दे आर नॉट मैनिंग द बॉर्डर्स, देयर इज नो इंसर्जेंसी, एग्जैक्टली. सो आवर करिकुलम इज़ फॉर दैट. एंड टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट. हमारा एक कॉलेज एक सॉर्ट आफ्टर है. इंडियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जनरली, जैसे IIT लीजिए, IIMs लीजिए, उनका एक स्टैंडर्ड है. तो सेम वे हमारा भी एक स्टैंडर्ड है. एंड वी हैव 40 ऑफिसर, तकरीबन अब तक 2000 से ज़्यादा लोग फॉरेन ऑफिसर्स कोर्स कर चुके हैं.
कुछ देशों के प्रेसिडेंट भी बने हैं, आर्मी चीफ्स भी आर्मी चीफ भी बने हैं। तो इनफैक्ट मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, अपने फॉरेन ऑफिसर्स को, देखिए हमने आपको ट्रेन कर दिया, अब आप कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं बन सके तो आपकी गलती है, हमने आपको ट्रेन कर दिया। सो आई थिंक वी आर वेल रिगार्डेड इन द एनवायरनमेंट एंड ग्लोबली, एंड आई थिंक अगर all our senior hierarchy have come through this filter, right? So I think we can take credit that the college has done a good job of preparing the senior leadership for the challenges that we face. बाकी हर कंट्री के अपने challenges हैं, वो अपने बना रहे हैं, I'm sure. We are as good or even better than them. Yeah. बड़ा मज़ा आया सर आपसे बात करके, और काफ़ी ओपन डिस्कशन हुआ, आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा और काफ़ी क्लैरिटी से और खुले दिल से, जो कि मैं आपको जानता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी है। एक यंग ऑफिसर के लिए सर, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी यंग ऑफिसर है और अभी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं या एकेडमी में है या अभी 3-4 साल सर्विस है, सो एज समवन हु हैज सीन द एंटायर गैमेट ऑफ इंडियन आर्मीज सर्विस करियर, क्या वो मूल मंत्र होगा या क्या आपकी एडवाइस होगी कि बेटा ये आपने करना ही करना है या इस तरह से चीज़ करनी है? निखिल, देखिए आजकल की जनरेशन को ज्ञान देना बहुत मुश्किल है, इनसे कि बहुत ज्ञान लोगों के पास में है, वो मिल जाता है उनको। हाँ, सो फॉर एनीवन हु वांट्स टू लिसन, द ज्ञान दैट आई वुड गिव इज फर्स्टली डिफेंस फोर्सेस, एंड सिंस आई एम फ्रॉम द आर्मी आई कैन मोर अथॉरिटेटिवली स्पीक फॉर बिहाफ ऑफ आर्मी, ऑब्वियसली बिकॉज आई नॉट। सो डिफेंस फोर्सेस इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब कि आप आए कर लिया कि व्हाट आर माय राइट्स, व्हाट आर वर्किंग आवर्स। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एंटायर वे ऑफ लाइफ. And I would say human involvement is very important. War has a human element. The command service has a human element. So this is take it as a way of life. Don't take it as a profession, right? Second issue will be studies. अगर आप देखते हैं बहुत लोग हैं कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, सोचा गोली चलाऊंगा, टैंक चलाऊंगा, मैं भी इसीलिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अगर then I would say same example, I'll reiterate, पहले थ्योरी ठीक कर लो, प्रैक्टिकल अपने आप हो जाएगा। So and theory doesn't end. आप देख रहे हैं कैसे लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। So and the country needs the best, right? We can't have go wrong. So that is second part, that studies अभी तो और बढ़ेंगी. And very frankly, we are always, I wish day had 30 hours. So much to study and time तो नहीं है उसके लिए. So that is second thing. And third is of course, have a large vision. Don't stay restricted to your arm and service. Have a larger view. एंड इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल हेल्प्स. अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते और लोगों से मिलते नहीं हैं तो हम स्टीरियोटाइप करते हैं लोगों. स्टीरियोटाइपिंग नहीं करना चाहिए. आई मीन दैट इज एनफ. आई थिंक इतना ज्ञान बहुत है एक पॉडकास्ट के लिए. हाँ, बहुत है सर. आई थिंक वो लेंगे भी और अप्रिशिएट भी करेंगे कि बिल्कुल सिंपल और एक्चुअल ज्ञान है, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में लेंगे. सो थैंक यू वेरी मच सर. और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा. पहली बार सेना के एक सर्विंग जनरल हमारे साथ जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सीनियर लीडरशिप पर्सपेक्टिव दिया है सेना के बारे में और सेना के तीनों भागों के बारे में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी. उम्मीद करता हूँ आपको सबको पसंद आया होगा, कुछ आपको नई चीज़ें पता चली होंगी. इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए. लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. प्लेजर कमिंग ऑन योर शो. थैंक यू सर. थैंक यू.